हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका एक नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 7वां अध्याय जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो दक्षिण भारत में जो विशाल एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसके बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम इस अध्याय का थोड़ा परिचय और जो उसकी खोज हुई इतिहासकारों द्वारा, किस तरह उसका इतिहास लिखा गया है, सर्वेक्षण किया गया है, खुदाई की गई है, खंडर और भवन वहां पर मिले हैं, और विदेशी यात्रियों ने उसके बारे में क्या लिखा है, जो समकालीन विदेशी यात्री वहां पर भ्रमण के लिए आए थे। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा हम शुरू करते हैं परिचय के साथ। तो देखिए, विजयनगर अर्थात विजय का शहर। तो विजयनगर जो है, विजयनगर, इसकी राजधानी का नाम भी विजयनगर था और इस साम्राज्य का नाम भी क्या था? विजयनगर ही था। तो विजय का अर्थ क्या है? विजयनगर का अर्थ क्या है? विजय का शहर। यह एक शहर और एक साम्राज्य दोनों ही था। राजधानी भी विजयनगर और पूरा साम्राज्य भी विजयनगर साम्राज्य कहलाता था। तो विजयनगर अथवा विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य, दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था ये। इस साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात करें तो 14वीं शताब्दी में इस साम्राज्य मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत बड़ी मजबूती के साथ स्थापित हो चुका था और तुगलक वंश वहां पर शासन कर रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली में शासन कर रहे थे, उसी समय उनके शासनकाल में ही दक्षिण भारत में एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य की स्थापना हुई। दो हिंदू और ब्राह्मण भाई थे, हरिहर और बुक्का, उनके द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। तो देखिए, स्थापना दो भाइयों के नाम है हरिहर और बुक्का, दोनों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की दक्षिण भारत में। आगे बात करें अपने चरमोत्कर्ष पर, शुरू में स्थापित हुआ जब छोटा था, लेकिन बाद में विजयनगर साम्राज्य ने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक विशाल बड़े साम्राज्य, बड़े क्षेत्र पे इसने शासन किया, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर और दक्षिणी प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक यह फैला हुआ था। तो कृष्णा नदी से लेकर और पूरा दक्षिण का भाग इसके साम्राज्य का क्षेत्र था। तो देखिए चित्र में, ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप का एक मैप हमने लिया है यहाँ पर, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये दक्षिण का पूरा हिस्सा, यहाँ लगभग कृष्णा नदी बहती है और कृष्णा नदी के दक्षिण का पूरा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। साथ ही में पूरे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था। और इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के पड़ोसी राज्य और कौन कौन थे, इनको भी ध्यान से समझना बच्चों। एक है अहमदनगर, ये भी एक मुस्लिम राज्य था। एक है बीजापुर, ये भी एक मुस्लिम राज्य था। और एक है गोलकुंडा, और यहाँ भी मुस्लिम सुल्तान थे, वो शासन कर रहे थे। तो इस तरह विजयनगर है और इसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य के नाम भी ध्यान रखना और अच्छे से देख लेना। तो विजयनगर साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था और इनकी आपस में क्षेत्र विस्तार के लिए लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। और आखिर में हुआ ये कि इन तीनों राज्यों ने आपसी संधि करके और विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण किया और तालीकोट के युद्ध में विजयनगर के शासकों को हरा दिया, और इस तरह विजयनगर साम्राज्य फिर कमजोर होता चला गया था। तो देखिए बच्चों, आगे 1565 में बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने इस पर आक्रमण कर इसे लूटा और बाद में यह उजड़ गया। तो हम कह रहे हैं कि 1565 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनकी सम्मिलित सेनाओं ने 1565 में विजयनगर पे हमला किया और इनके बीच एक युद्ध हुआ, तालीकोट का युद्ध, जिसमें विजयनगर की सेना हार गई और इन तीनों राज्यों ने मिलकर उसे लूटा और धीरे धीरे फिर ये साम्राज्य कमजोर होता गया और पतन की ओर अग्रसर होकर फिर खत्म हो गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से फिर नष्ट हो गया था, विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था। पर फिर भी कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब, मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जिसे दोआब नाम दे रहे हैं, दोआब के क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। भले ही साम्राज्य खत्म हो गया 17वीं 18वीं शताब्दी तक, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की यादों में, स्मृतियों में यह हमेशा जिंदा रहा।
उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। एक जगह है हम्पी, वहां पर फिर जब इतिहासकारों ने खोज करनी शुरू की तो वहां पर विशाल भवन और मंदिर निकले। तो इस तरह फिर इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करना शुरू किया, मतलब दोबारा से इतिहास लिखना शुरू किया। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी, जिसका नाम था पंपा देवी, के नाम से हुआ। हम्पी का नाम कैसे हुआ? पंपा देवी, जो यहाँ की एक स्थानीय देवी है जिसका मंदिर है, उसके नाम पर हुआ। तो विजयनगर को बाद में लोगों ने किस नाम से याद रखा? हम्पी के नाम से। अब हम्पी की खोज किसने की? तो देखिए, हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज जो थे, उन्हीं में से एक अधिकारी था कर्नल कोलिन मैकेंजी। उसने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज की और फिर पता चला कि यहाँ पर एक विशाल विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ लोगों की जबान में, लोगों की यादों में जिंदा था विजयनगर साम्राज्य। ये एक मौखिक परंपराएं थी, लेकिन इनकी पुष्टि करने के लिए कुछ ना कुछ प्रमाण हमें चाहिए। तो वही बात कर रहे हैं कि मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों में विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। बहुत सारे अभिलेख मिले जिसमें विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा दान पुण्य करने, मंदिर निर्माण करने या विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। कुछ मंदिर और महल वगैरह इस तरह के मिले हैं और अन्य पुरातात्विक खोज हैं जिनके द्वारा इतिहासों को दस्तावेज मिल गए और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजना शुरू कर दिया इतिहासकारों ने। अब बात करेंगे हम्पी की खोज। देखिए, हमने एक थोड़ा परिचय ले लिया पूरा कि क्या हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। अब एक एक करके हम एक एक टॉपिक लेते हुए इस अध्याय को विस्तार से समझेंगे। तो हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता, मतलब इंजीनियर तथा पुरातत्वविद कर्नल कोलिन कैंपबेल के द्वारा प्रकाश में लाए गए। तो ध्यान रखना, पहला प्रश्न आपके सामने यही है कि हम्पी की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी के द्वारा इसकी खोज की गई। मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। उन्होंने खुदाई करने से पहले एक सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया जाता है, तो इन्होंने हम्पी का एक सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। किसने? कोलिन मैकेंजी ने। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां, मतलब कोलिन मैकेंजी के पास जो शुरुआती जानकारियां मिली उनको हम्पी के बारे में, वो कैसे मिली थी? तो वो इस तरह मिली कि वहां पर एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर तथा एक मंदिर है पंपा देवी का मंदिर। तो वो जो पूजा स्थल है और वहां पर जो पुरोहित रहते हैं उन मंदिरों में, उनकी स्मृतियों पर आधारित थी। जो पुजारी थे और जो मंदिर में रहने वाले और पुरोहित थे, उन्होंने कहानियां बताई हम्पी के बारे में और कुछ इतिहास विजयनगर के बारे में। तो वो जो शुरुआती जानकारियां थी कोलिन मैकेंजी के पास, वो यहाँ से आई उनके पास कि विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थलों में जो पुरोहित थे उन्होंने उनको सुनाई। 1836 की बात है। 1836 में ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिर से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ जब सर्वेक्षण हुआ, खोज शुरू हुई, तो इतिहासकारों के द्वारा 1836 में हम्पी के अन्य मंदिर जो थे छोटे मोटे, उनमें से बहुत सारे कई दर्जन अभिलेख यहाँ से इकट्ठा हुए, पत्थर पे लिखी हुई जानकारियां यहाँ पर मिली। अब बात कर रहे हैं कि कोलिन मैकेंजी कौन थे। इनके बारे में आप तस्वीर भी देख रहे होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और 1754 में ये जन्मे थे। कोलिन मैकेंजी एक अभियंता भी थे, एक सर्वेक्षक भी थे और मानचित्रकार के रूप में इस तरह से इन्होंने इन रूपों में प्रसिद्धि हासिल की थी। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जर्नल बनाया गया। सर्वे करने के लिए, भौतिक क्षेत्रों का, इतिहास का सर्वे करने के लिए इन्हें पहला सर्वेयर जर्नल बनाया गया भारत का 1815 में। और फिर 1821 में अपनी मृत्यु तक वो इसी पद पर बने रहे, भारत में ही रहे और काम करते रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्हें इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको नियुक्त किया कि भारत को हम अच्छे से
कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, किस तरह यहाँ का प्रशासन अच्छे से चला सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र का इतिहास हमें अच्छे से पता हो। तो इसी काम में किसको लगा दिया? कॉलिन मैकेंजी को। वही बात है कि भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने, उपनिवेश जो है भारतीय उपनिवेश, उसके प्रशासन को आसान बनाने के लिए इतिहास को समझेंगे, तभी प्रशासन आसान होगा। और उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वे करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि कह देते हैं कि इतिहास या युद्ध वगैरह कोई काम के नहीं, तो किसी भी क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए उसका इतिहास पता होना सबसे जरूरी है। और वही अंग्रेजों ने किया कि भारत का वर्तमान और भविष्य में किस तरह हम इस पे कंट्रोल करेंगे, किस तरह यहाँ का प्रशासन अच्छा बनाएंगे, इसके लिए इसका इतिहास जानना जरूरी है। और इस काम में उन्होंने किसको लगा दिया? कॉलिन मैकेंजी को। वे कहते थे, अब कॉलिन मैकेंजी क्या कहते थे? उन अंग्रेजी विचारों के थे, तो भारत को तो बड़ा निम्न मानते थे, वो अपविकसित मानते थे। तो वे कहते थे ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव, मतलब ब्रिटिश प्रशासन जो अच्छा प्रशासन है वो यहाँ पर शुरू हुआ। उससे पहले क्या था? तो ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा था। ऐसा कौन मानता है? कॉलिन मैकेंजी। के अंग्रेजों के आने के बाद ही दक्षिण भारत एक सुप्रशासन में आया, अच्छे से वहाँ पे प्रशासन स्थापित हुआ। उससे पहले तो दुर्गति ही दुर्गति थी। देखिए अब आगे, राय, नायक तथा सुल्तान। जो विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ के जो शासक थे, जो राजा होते थे, उनको राय कहते थे। वो राय की उपाधि धारण करते थे। साथ ही विजयनगर साम्राज्य में जो सेना होती थी और सेना के जो सेनापति होते थे उनको नायक कहते थे। और साथ ही में जो विजयनगर साम्राज्य के पड़ोसी राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, वहाँ पर सुल्तान होते थे। तो इस्लाम धर्म के थे, इसलिए वो सुल्तान होते थे। अब उनके बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। फिर से समझिए कि विजयनगर के जो शासक थे वो राय की उपाधि धारण करते थे, उनके सेनापति को नायक कहेंगे और उनके पड़ोसी राज्य थे वहाँ के राजाओं को सुल्तान कहेंगे। तो देखिए, अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। तो 2 भाई कौन कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों, एक है हरिहर और दूसरा है बुक्का, और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1336 ईस्वी में की गई। ऐसा हमें अभिलेखीय साक्ष्यों से पता चलता है। विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान, अभी हमने बात की थी उसके पड़ोसी जो राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, वहाँ के जो सुल्तान थे, तथा उड़ीसा, उनके थोड़ी सी दूरी पे उड़ीसा राज्य था और वहाँ पे गजपति, वहाँ के शासक है वो गजपति कहलाते थे। गजपति, जैसे विजयनगर के राय तो उड़ीसा के गजपति, तो गजपति शासक शामिल थे। तो मतलब इनकी प्रतिस्पर्धा, जो राजा होते थे पड़ोसी राजाओं से अक्सर उनके युद्ध होते रहते थे, क्षेत्र के विस्तार को लेकर वो लड़ते थे, उनमें प्रतिस्पर्धा होती थी अपने राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा विस्तारित करने के लिए। तो विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के जो राय थे, उनकी प्रतिस्पर्धा किनसे थी, किनसे अक्सर उनके युद्ध होते थे? तो दक्कन के जो सुल्तान थे उनसे और उड़ीसा के गजपति शासकों से उनके युद्ध होते रहते, ये शामिल थे। अब देखो, उर्वरक, नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा के लिए इनमें संघर्ष होता रहता था। विजयनगर के जो शासक थे, इन्होंने दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासकों से संघर्ष किया ज़्यादा उर्वरक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, और जो व्यापार वगैरह होते थे उससे ज़्यादा मुनाफा कौन कमाए, इसलिए इनके बीच संघर्ष होते रहते थे। आगे देखिए, साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य कला के क्षेत्र में होने लगा। तो चाहे युद्ध ही होता था इन सभी राज्यों में आपस में, लेकिन युद्ध के द्वारा या अन्य चीज़ों से विचारों का आदान प्रदान होता था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी आदान प्रदान हुआ। विजयनगर साम्राज्य में हिंदू शैली के भवन बनते थे और जो दक्कन के सुल्तान थे वहाँ पे इस्लाम शैली के भवन पड़ते थे, और दोनों के मिश्रण से जो भवन बने उन्हें कहते थे इंडो इस्लामिक शैली। तो इस तरह स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी समन्वय देखने को मिलता है इन राज्यों में। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया। अन्य राज्यों से जो ग्रहण कर सकते थे उन्होंने वो सीखा और अपनाया अपने राज्य में।
जिन्हें उन्होंने आगे और ज़्यादा विकसित किया विजयनगर के शासकों ने। जब विजयनगर साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ था तो हमने पिछली कक्षा में जाना भी है थोड़ा सा कि विजयनगर साम्राज्य से पहले वहाँ पे चोल, चेर, पांड्य, होयसल ये वंश वहाँ पर स्थापित थे। और चोल वंश के राजाओं ने कितने विशाल मंदिर और भवन वहाँ पे बनवाए थे दक्षिण भारत में, ये भी हमने पिछले ही अध्याय में जाना है। तो देखिए, इस साम्राज्य के कई भागों में पहले, विजयनगर साम्राज्य से पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोल और कर्नाटक में होयसलों के राज्य का विकास हमने देखा था। ये देखा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले जो इनके क्षेत्र में तमिलनाडु, वहाँ तो चोल थे, पहले चोल साम्राज्य था, और कर्नाटक के क्षेत्र में होयसल वंश का शासन था। इन क्षेत्रों के शासक, जो चोल और होयसलों की बात की, उनकी बात कर रहे हैं आगे। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये चोल राजाओं के द्वारा निर्मित एक मंदिर है। और जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, जो चोल वंश के राजाओं ने बनवाया था, उसका गोपुरम है। मंदिर के मुख्य दरवाजे को गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत में। तो ये गोपुरम का एक तस्वीर आप देख रहे हैं। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा वेलूर के चन्नकेशव मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था, उनको बनवाया था चोल राजाओं ने। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को राय कहते थे, तो विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय, ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो चोल राजाओं या होयसल राजाओं के द्वारा जो भवन यहाँ पे बनाए गए, जो कलाएं विकसित की गई, उनको विजयनगर के राजा, जो अपने आप को राय कहते थे, उन्होंने अपनाया और उनमें नई चीजें डाल के नई ऊंचाइयों तक उन कलाओं को, उन स्थापत्य कला को इन्होंने पहुंचाया। आगे, शासक और व्यापारी। तो जो शासक होते थे वो अपने राज्य में व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे ताकि उसका राज्य ज़्यादा फले फूले। देखिए, इसी बारे में बात करेंगे। इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित थी। जो युद्ध होते थे ना, युद्धों में जो घोड़े होते थे, अश्व सेना जो होती थी, वो एक निर्णायक भूमिका निभाती थी। जिसके पास जितने अच्छे, शक्तिशाली, मजबूत और जितनी ज़्यादा संख्या में घुड़सवार सैनिक होंगे, वो सेना ज़्यादा मजबूत मानी जाती थी। तो वही बात कर रहे हैं कि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। अब जो घोड़े हैं, ज़्यादा ताकतवर घोड़े कहाँ से आते थे? अरब के क्षेत्र से। वही बात कर रहे हैं, अरब तथा मध्य एशिया से आते थे ये घोड़े। तो वही है कि प्रतिस्पर्धा रहती थी सभी राज्यों में कि वहाँ से ज़्यादा घोड़े कौन प्राप्त करे। तो इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। और ये जो घोड़े का आयात जो होता था, घोड़ों का जो व्यापार होता था, यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। अरब के व्यापारी घोड़े लेके आते थे और अलग अलग राज्यों के शासक उन्हें खरीदते थे ताकि उनकी सेना मजबूत रहे। तो अरब के व्यापारी ही घोड़े बेचते थे। लेकिन बाद में दूसरे व्यापारी भी यहाँ पर आए और वो भी व्यापार करने लगे। 1498 में आपको याद होगा कि एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचा था। पुर्तगाल से भारत का रास्ता उसने खोजा था, या यूरोप से भारत का रास्ता खोजा था। तो पुर्तगाली भी अब अरबों की प्रतिस्पर्धा में आके व्यापार करने लगे थे। तो 1498 ईस्वी से कुछ और लोग इस पटल पर उभरे, और वो कौन थे? ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली व्यापारी भी यहाँ आने लग गए और जल्दी ही पुर्तगाली व्यापारियों ने अरब के व्यापारियों को हरा के हटा दिया साइड में, और वो व्यापार करने लगे। क्योंकि जो पुर्तगाली व्यापारी थे, इनके पास सेना अच्छी थी, बंदूकें, तोपखाने और बारूद का ज़्यादा प्रयोग ये करते थे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी, किनकी? पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं जो नए नए आए हैं। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी, मतलब युद्ध लड़ने की या सेना की तकनीकी उनकी बेहतर थी, और विशेष रूप से बंदूकों का प्रयोग ने उन्हें इस काल
कि उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। तो इस काल में बड़ी उलझी हुई राजनीति थी। कोई राजा अरब के व्यापारियों का समर्थन करते थे, कोई पुर्तगाली व्यापारियों का समर्थन करते थे। लेकिन जब पुर्तगाली व्यापारी और अरब के व्यापारियों के कभी संघर्ष हो जाते थे तो ज़्यादा अच्छी सैनिक नीति किसकी थी? पुर्तगालियों की। विशेष रूप से इनके पास बंदूकें थी, बारूद का प्रयोग करते थे। उस समय अरब के व्यापारी इसका प्रयोग नहीं कर पाते थे और इन दोनों के कारण से इन्होंने उस समय की राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण शक्ति बनकर ये उभरे थे पुर्तगाली व्यापारी। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के बाजारों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। तो विजयनगर में भी खूब व्यापार होता था। आगे, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। तो किस तरह इस राज्य की स्थापना हुई, किस तरह ये बहुत ही शक्तिशाली बना और किस तरह फिर इस राज्य का पतन हुआ, जो अभी हमने बात की थी उसकी एक बार फिर से चर्चा करेंगे। देखिए, राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। तो जो राज होता था, राजनीति होती थी राज्य के अंदर, उसमें हर कोई राजा बनना चाहता था, राजा की गद्दी पे हर कोई बैठना चाहता था। बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी राजगद्दी प्राप्त करने की। ये प्रतिस्पर्धा किन किन के बीच होती थी? देखो, तो राजनीति में सत्ता के दावेदार कौन कौन हो गए? शासकीय वंश पहला, उसी के वंश के लोग, उसी के भाई बंधु राजा के, वो चाहते थे कि हम भी राजगद्दी प्राप्त कर लें। इसके अलावा सैनिक कमांडर, ये लोग दो शामिल थे। तो शासकीय वंश के सदस्य और जो सैनिक कमांडर, जो सेनापति होते थे, ये सत्ता के दावेदार होते थे और इनके बीच आपसी संघर्ष कभी ना कभी हो ही जाता था सत्ता प्राप्त करने के लिए। पहला राजवंश कौन था जो यहाँ पे स्थापित हुआ? वो था संगम वंश। हरिहर और बुक्का जिन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, वो किस वंश के थे? संगम वंश। तो पहला वंश जो विजयनगर का था वो था संगम वंश कहलाता था। और 1485 ईस्वी तक इसने, संगम वंश ने यहाँ पर शासन किया। फिर संगम वंश का जब पतन हुआ तो कौन सा वंश आ गया? सुलू। तो जो सुलू वंश के जो लोग थे, जो क्या थे? सैनिक कमांडर थे। सुलू वंश के लोग क्या थे? सैनिक कमांडर थे। उन्होंने संगम वंश के राजाओं को उखाड़ फेंका और फिर वो खुद सत्ता पे उन्होंने अधिकार कर लिया। तो दूसरा वंश, संगम वंश के बाद दूसरा वंश कौन सा आया? सुलू वंश। तो देखिए, उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका। किनको उखाड़ फेंका? संगम वंश को उखाड़ फेंका। जो सैनिक कमांडर थे, सैनिक कमांडर कौन थे? सुलू। इन्होंने संगम वंश को उखाड़ फेंका और फिर 1503 तक शासन कौन से वंश ने किया? सुलू वंश ने किया। और उसके बाद कौन सा वंश आया? तुलु वंश। सुलुओं का स्थान कौन से ने लिया? तुलु वंश ने। तो देखिए, संगम वंश है, फिर सुलु वंश है और फिर तुलु वंश है। और एक जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसका नाम आपने कभी सुना होगा, कृष्णदेव राय, जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का, वो इनमें से किस वंश का था? तो वह तुलु वंश से संबंधित था। देखिए इन वंश के बारे में आगे कि विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंश हमें मिलते हैं। सबसे पहला है संगम वंश। जब ये खत्म हुआ तो आया सोलू वंश, फिर आया तुलु वंश और तुलु वंश में ही कृष्णदेव राय नामक शक्तिशाली शासक था। और फिर अंतिम वंश कौन सा आया? आरविदु वंश। तो इस तरह 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंध था। तो ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो कृष्णदेव राय है वो किस वंश से संबंधित था? तुलु वंश से संबंधित था। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। कृष्णदेव राय जब शासन कर रहा था तो इसने खूब तो विस्तार किया विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का और सुदृढ़ शासन स्थापित किया ताकि बार बार विद्रोह ना हो। इसी के काल में, कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं, इसी के काल में इन्होंने आसपास के कई सारे राज्यों को हराया और कई सारे क्षेत्र इन्होंने जीत लिए थे। तो इसी के काल में, मतलब तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय के काल में ही तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसे क्या कहेंगे? रायचूर दोआब, वो जीत लिया गया था। तो रायचूर दोआब इन्होंने हासिल कर लिया था कब? 1512 में। 1512 में कृष्णदेव राय के समय तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, जिसे रायचूर दोआब कहते हैं, वो इन्होंने जीत लिया था। और क्या जीता इन्होंने? उड़ीसा के वे शासकों का दमन किया। उड़ीसा के गजपति जो शासक होते थे, उड़ीसा के शासकों का भी दमन किया गया 1514 में। और बीजापुर के सुल्तान
को बुरी तरह से इन्होंने पराजित किया। कब? 1520 में। तो इस तरह जो कृष्णदेवराय है उनका समय विस्तार और सुदृढ़ीकरण का समय था और इतने सारी विजय अभियान उन्होंने किए थे। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण भी करवाए इन्होंने, और कई तो वो मंदिर थे जो चोल शासकों ने बनवाए थे, उनका विस्तार करवाया, उनकी मरम्मत करवाई, या उनके बाहर गोपुरम मतलब मंदिर के दरवाजों का भी निर्माण करवाया कृष्णदेवराय के समय। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम जोड़ने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? कृष्णदेवराय। कुछ मंदिर थे जो पहले से बने हुए थे, उनके बाहर भव्य गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार का निर्माण भी कृष्णदेवराय के द्वारा करवाया गया। कृष्णदेवराय की आगे बात करें कि उन्होंने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही एक शहर बसाया था, जिसका क्या नाम था? नगलपुरम। यह अपनी मां के नाम पर बसाया गया एक उपनगर था जो कृष्णदेवराय के द्वारा बसाया गया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। 1529 में जब मृत्यु हो गई कृष्णदेवराय की, तो उसके बाद जो सत्ता के दावेदार थे, जो सत्ता हासिल करना चाहते थे, जैसे हमने बात की सैनिक कमांडर और राजवंश से संबंधित अन्य लोग, उनके बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। इनके उत्तराधिकारियों की बात करें, कृष्णदेवराय मतलब उनके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों तथा सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। जब इनके बाद इनके वंशज शासन कर रहे थे, इनके उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे, उस समय कई सारे सेना नायकों ने विद्रोह कर दिया था। और 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश आरबिदु के हाथों में चला गया था। तो ये तुलु वंश था, और इसके बाद फिर जब ये खत्म हुआ, सैनिक कमांडरों ने विद्रोह किया, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो फिर पूरा केंद्र का नियंत्रण किसके पास चला गया? आरबिदु। तो अगला वंश कौन सा आ गया? आरबिदु वंश। देखिए आगे बच्चों, पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। जब तक कृष्णदेवराय या तुलु वंश का शासन था, वो शक्तिशाली शासन था और उन्होंने आसपास के राज्यों को हराया भी। लेकिन जब आगे दूसरा वंश आया, आरबिदु वंश, उसके समय भी जो अन्य सुल्तान या दक्कन के अन्य जो राज्य थे, उनके साथ उनके संघर्ष चलता रहा। और दक्कन सल्तनत मतलब दक्कन में जो मुस्लिम राज्य थे वो कौन कौन से थे? बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा। और अंततः जाके इन तीनों राज्यों ने आपसी संगठन बनाया, आपसी संधि की, और मिलकर इन्होंने 1565 में हमला कर दिया। किसके ऊपर? विजयनगर साम्राज्य पर। युद्ध हुआ, तालीकोट का युद्ध, जिसमें इन तीनों राज्यों ने मिलकर विजयनगर की सेना को हरा दिया, और इस तरह विजयनगर साम्राज्य अंत की ओर अग्रसर हो गया। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुई। मतलब इन तीनों के बीच मैत्री समझौता हो गया, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। और 1565 में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री कौन थे? राम राय के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं राक्षसी तांगड़ी, या इसका नाम है तालीकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह युद्ध हुआ 1565 में। विजयनगर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय। और के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। मतलब हार गई विजयनगर की सेना और जीत किसकी गई? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने तालीकोट या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में 1565 में विजयनगर राज्य की सेना को हरा दिया। और विजयी सेनाओं ने फिर विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूट लिया। इस तरह विजयनगर राज्य धीरे धीरे फिर पतन की ओर अग्रसर हो गया। कुछ ही वर्षों के भीतर शहर पूरी तरह से फिर उजड़ गया। विजयनगर शहर फिर कुछ ही वर्षों में पूरी तरह उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र थोड़ा पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां आरबिदु राजवंश पेनकोंडा और बाद में चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने शासन किया। मतलब फिर उन्होंने थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर शहर तो उजड़ ही गया लेकिन साम्राज्य थोड़ा छोटा हो गया, और फिर वहां पर जो वंश आया आरबिदु वंश, उसने अपनी राजधानी पूर्व की ओर स्थानांतरित कर ली और पेनगुड़ा और बाद में चंद्रगिरी को राजधानी बनाकर कुछ समय और इस वंश के राजाओं ने शासन किया।
हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नता होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। मतलब विजयनगर जो साम्राज्य है इसका अंत सुल्तानों की सेनाओं ने किया था, 3 सुल्तानों की सम्मिलित सेनाओं ने, लेकिन फिर भी जो राय है मतलब विजयनगर के जो शासक हैं और जो सुल्तान हैं उनके संबंध धार्मिक भिन्नता होते हुए भी कई बार अच्छे संबंध भी होते थे और एक दूसरे की सहायता भी वो करते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया था। जैसे कृष्णदेवराय था, उनके समय कई बार जो पड़ोसी राज्य थे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, यहाँ पर विवाद हो जाते थे तो वो इसे सुलझाने की कोशिश करते थे। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तानों ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए भी हस्तक्षेप किए थे। तो इस तरह आपसी बातचीत इनमें होती रहती थी। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने के इच्छुक थे, लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा में इनके बीच युद्ध हो ही जाते थे। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी। जो विजयनगर साम्राज्य के सेनापति थे राम राय, उनकी जोखिम भरी नीति थी जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने निर्णायक रूप से विजयनगर को फिर पराजित कर दिया। तो ये नीति गलत किसकी थी? विजयनगर के सेनापति राम राय की, कि उन्होंने सभी सुल्तानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हुआ कि ये कि उनके बीच आपसी समझौता हो गया और उन्होंने आपस में मिलकर विजयनगर साम्राज्य पे हमला बोला और उसे हरा दिया। तो आगे देखिए बच्चों, राय तथा नायक। अब देखो राय तो कौन है? विजयनगर साम्राज्य में जो राजा है, जो शासक है, उसे तो राय कहते थे, और इनकी सेना में जो कमांडर होते थे, सेनापति होते थे, उनको क्या कहते थे? नायक। इनके बारे में समझते हैं कि इनके संबंध किस प्रकार के होते थे आपस में। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे और इन सेना प्रमुखों को ही क्या कहते थे? नायक। शक्ति किनके हाथों में होती थी? सेना के। और सेना की शक्ति किनके हाथ में? सेना प्रमुखों के। और सेना प्रमुखों को क्या कहते थे? नायक कहते थे। ये प्रमुख आम तौर पर, जो सेना प्रमुख है ना, जो नायक है, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये प्रमुख आम तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। जो नायक होते थे ये अपने झुंड को लेके, अपनी सेना को लेके बस घूमते रहते थे और एक अच्छी भूमि की तलाश में रहते थे। कहीं बस जाते थे, फिर किसी से हार जाते थे युद्ध में, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस तरह ये सब इनके बीच चलता रहता था। जो दक्षिण भारत में नायक थे, जिन्हें सेना प्रमुख कहते थे, इन प्रमुखों को नायक कहते थे। जो सेना प्रमुख होते थे इनको क्या कहते थे? नायक। और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। वहां के थे तो वहां की स्थानीय भाषा ये लोग बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया और ये अक्सर विद्रोह भी करते थे। मतलब फिर जब विजयनगर साम्राज्य विकसित हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था, फल रहा था, फूल रहा था, तो उसी क्षेत्र में जो नायक लोग थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र अपने लेके बैठे हुए थे, छोटी छोटी सेनाएं लेके बैठे हुए थे, उन सब ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? किसकी प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली? विजयनगर शासकों, जिन्हें राय कहते थे, उनकी प्रभुसत्ता उन्होंने स्वीकार कर ली और उनके अधीन वो रहने लग गए। तो देखिए, पर बार बार वो नायक है ना, वो विद्रोह भी करते रहते थे। फिर आगे बात करें, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक प्रणाली, अब ये क्या थी जो विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख खोज थी? देखिए आगे, इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए हैं। अब ये क्या होती थी? देखो, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली क्या होती थी, पहले ये समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसने एकता प्रणाली शुरू की। पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाता था, जिसे इक्ता कहते थे, और किसी एक सेनापति को वो क्षेत्र दे दिया जाता था कि इस क्षेत्र की पूरी देखभाल
शांति व्यवस्था स्थापित करना, राजस्व इकट्ठा करना, ये किसी एक व्यक्ति के पास होगा जिसे इक्तादार कहते थे। इक्ता के प्रमुख को इक्तादार कहते थे, जिसकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी। जरूरत पड़ने पर वो उनकी बदली भी कर देता था इधर से उधर। तो ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर वहां पर जो नायक होते थे उनको वो क्षेत्र दे दिए गए थे। ये नायक पूरी तरह से राय मतलब विजयनगर के शासक के अधीन होते थे। तो इसे ही क्या कहेंगे, अमर नायक प्रणाली। तो देखिए, अमर नायक प्रणाली अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, अमर नायक की बात कर रहे हैं, फिर वो अपने क्षेत्र में क्या करते थे, तो देखो फिर जो अमर नायक होते थे वो अपने क्षेत्र में किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। करों का कुछ भाग वो अपने पास रखते थे और शेष केंद्र को भेज देते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग, घोड़ों तथा हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए जो खर्चा होता था उसको तो अपने पास रख लेते थे और शेष जो बचता था उसे केंद्र सरकार के पास वो भेज देते थे। अमर नायक राज्य को वर्ष में एक बार भेंट देते थे। जो अमर नायक है वो किसके अधीन होते थे, राजा के अधीन होते थे, जिसे राय कहते थे। तो वो वर्ष में एक बार ना भेंट देते थे अपने राजा को, अपने स्वामी को, और वर्ष में एक बार वो खुद भी दरबार में उपस्थित होते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते थे राजा के सामने। ये विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली थी। तो अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं भी उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर अपना नियंत्रण दर्शाता था। कई बार राजा ना अमर नायकों को एक स्थानांतरित कर देता था, ये क्षेत्र किसी दूसरे अमर नायक को दे दिया और दूसरा उसका क्षेत्र किसी दूसरे को। इस तरह ये सिद्ध होता था कि राजा के अधीन है, राजा जिसको चाहे उसको हटा सकता है और दूसरे को बना सकता है उस क्षेत्र का अमर नायक। यह 17वीं शताब्दी में इससे कहीं पर 17वीं शताब्दी में इसमें कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। अब जब केंद्र का राजा है वो कमजोर हो गया 17वीं शताब्दी में, तो जो नायक थे क्षेत्रों में उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे और इस तरह केंद्र कमजोर होता चला गया, तो अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचा का विघटन तेजी से होने लगा। तो ये हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य में राय और नायक, और नायकों में जो अमर नायक प्रणाली थी जो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से मिलती जुलती थी, वो हमने यहाँ पर समझी। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी चीज़ें आज की कक्षा में जो हमने पढ़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।